राजधानी जयपुर जो गुलाबी नगरी के नाम से जानी जाती है, लेकिन इस गुलाबी नगरी के अंदर अभी का माहौल कुछ अलग ही नजर आ रहा है। आप सभी को बता दूं कि गुलाबी नगरी में लगातार अवैध निर्माण किए जा रहे हैं और वो भी कोरोना काल के दौरान। और इसी कोरोना काल के दौरान अवैध निर्माणों को ज्यादा किया जा रहा है। तो इसी के चलते हुए आज हमारे साथ स्टूडियो के अंदर भागरोटा भाजपा बीजेपी मंडल मंत्री करतार सिंह मौजूद हैं। तो करतार जी, राजधानी जयपुर जो गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है और उस गुलाबी नगरी में ये अवैध निर्माण लगातार हो रहे हैं, तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले मैं मुझे आपको बता दूं कि आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि ये जो राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार है, जिसको यानी चाहे कांग्रेस सरकार के नाम से कह दो चाहे सियासी संग्राम के नाम से कह दो, क्योंकि सियासी संग्राम नाम मैंने इनको इसलिए दिया है कि यानी एक घर के दो सदस्य होते हैं, उन दोनों में ही नहीं बन रही है। लगातार कोरोना काल में लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, इंजेक्शन समय पे नहीं मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ देखो सचिन पायलट उधर गुटबाजी कर रहे हैं कि यानी उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए। इधर गहलोत कह रहा है कि यानी मैं यथास्थिति बनाए रखूं। दूसरी तरफ जो आप अवैध निर्माण को लेकर गुलाबी नगरी के नाम से जो बता रहे हैं कि जब यहाँ लॉकडाउन है, नाइट कर्फ्यू तक लोगों का लगा दिया, चेक पोस्ट पुलिस ने जगह जगह लगा दी, सिलेंडर इंजेक्शन यानी पब्लिक को, आम जनता को नहीं मिल रही, लेकिन ये भूमाफिया को बजरी ईंट और सीमेंट कहाँ से मिल रही? क्या ये राजस्थान सरकार को नहीं दिख रहा? बिल्कुल राजस्थान सरकार को दिख रहा होगा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आ सकती है। देखिए, उच्च अधिकारी की मिलीभगत तो तब कह सकते हैं तब वो अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। अवैध निर्माण की श्रेणी में आती है, बिल्डर है, वो भूमाफिया तो इसलिए कहते हैं कि वो गोचर भूमि है, सरकारी भूमि है, उन पे भी कब्जा करके जो नाले की जमीन है, जिस समय यानी हमारी बीजेपी सरकार थी, नाले से यानी किलोमीटर दूर तक यानी निर्माण आपको नजर नहीं आ रहा होगा जयपुर शहर गुलाबी नगरी में। लेकिन आज वो स्थिति हो गई कांग्रेस सरकार आते ही राजस्थान में कि जो है द्रौपदी नदी का जो नाला है उसको भी भूमाफियों ने पूरा अपने कब्जे में लेकर वहां पर बिल्डिंगें खड़ी कर ली, जो जीरो सेट वेट पर है, जेडीए के यानी बायलॉज से भी नहीं है, बायलॉज का उल्लंघन किया गया। तो क्या ये जेडीए के जो जोन प्रवर्तन अधिकारी जोन में घूमते हैं, वो क्या अपनी आंखें बंद करके? करतार जी, अभी आपने जोन प्रवर्तन अधिकारी का नाम लिया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी एक मामला हमारे सामने आया था जिसमें जोन प्रवर्तन अधिकारी का जब तबादला हुआ तब से वापस से वो मामला चालू हो गया है और वो बिल्डिंग वापस बनना शुरू हो चुकी है। तो इसको लेकर के क्या लगता है आपको कि जोन प्रवर्तन अधिकारियों के तबादले इसलिए किए जाते हैं ताकि वहां पे अवैध निर्माण किए जा सके? देखिए, सच कभी छिपती नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से आम जनता के सामने मैं ये बात भी कहना चाहूंगा, आपने बिल्कुल सही समय पर सही सवाल किया है। जो ईमानदारी से जो अधिकारी आता है, जो जोन प्रवर्तन अधिकारी आता है, वो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाता है, उसका तबादला कर दिया जाता है। आप जानते हैं, ईमानदार व्यक्ति ज्यादा समय ईमानदारी अगर दिखाता है तो उसे कहीं कहीं ऐसे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है जो पलट के वापस ऊपर नहीं आ सकता। जैसे कि जेडीए जोन प्रवर्तन अधिकारियों की ये स्थिति है। आप इसी बात को ले लो, जयपुर जो गुलाबी नगरी के नाम से जानी जाती है, उसमें ऐसे जोन प्रवर्तन अधिकारी आए जिन्होंने अवैध निर्माण पर नकेल कसी पूरी तरह से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब जेडीए जोन सीआई को, ये जेडीए के उच्च अधिकारियों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो उनका तबादला कर दिया जाता है। फिर जैसे ही जोन प्रवर्तन अधिकारियों का फेरबदल होता है, फिर से वो अवैध निर्माण चालू किया जाता है। क्या ये भ्रष्टाचार में नहीं आता? बिल्कुल बिल्कुल, ये भ्रष्टाचार में तो जरूर आता है। लेकिन इसी बीच मेरा सवाल ये आ रहा है कि जब जोन प्रवर्तन अधिकारी की मिलीभगत भी इसमें सामने आती है, तो आखिर कार्रवाई कहां से की जाएगी और कौन कार्रवाई करेगा? देखिए, मैं बता दूं आपको कि सर्वप्रथम जब अपने अवैध निर्माण की जब चर्चा ही कर बैठे हैं, तो मैं जनता के सामने आज खुल के बोलूंगा। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं सच इस चैनल न्यूज़ 19 के माध्यम से जनता को दिखाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि जेडीए में जो चीफ कंट्रोल जो सीसी के नाम से रघुवीर सैनी जी जो है, वो पूरी तरह से अवैध निर्माण और भूमाफियों पे अपना शिकंजा कस के बैठे हैं। यानी जैसे ही उनके पास अवैध निर्माण का मैसेज आता, तुरंत प्रभाव से उस बिल्डिंग पर यानी नोटिस देके तुरंत सीज की जाती है। आखिर अगर ऐसा अगर अधिकारी हर एक डिपार्टमेंट में हो, जेडीए में भी हो, जेडीए के जोन प्रवर्तन अधिकारी भी अगर यानी रघुवीर सैनी जी के आदेश की अगर अच्छी से पालना कर ले, तो जयपुर गुलाबी नगरी ही रहेगी, ना कि अवैध निर्माण के नाम से जानी जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जयपुर गुलाबी नगरी ही रहेगी। और रघुवीर सैनी जो सीसी आपने बताए हैं, अगर उनको शिकायत की जाए, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसे अवैध निर्माण या आपकी कॉलोनी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप भी उनकी शिकायत अवश्य करवा सकते हैं और गुलाबी नगरी को गुलाबी नगरी के नाम से वापस जनवाने में उनकी सहायता कर सकते हैं। तो इस खास मुलाकात के अंदर फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वही खबर किशनगढ़ से आ रही है, जहां अराई तहसीलदार आशीष सोनी कोरोना महामारी को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। कस्बे की जनता से नियमों का पालन करने का आग्रह किया।
तहसीलदार व अराई थाना पुलिस ने की दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई। 2 दुकानदारों के बनाए चालान। वहीं अराई थाना पुलिस व प्रशासन ने सामूहिक रूप से फ्लैग मार्च निकाला। कस्बे की जनता को जागरूक भी किया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। रिटायर्ड जस्टिस अरुण मिश्रा को मोदी सरकार ने एनएचआरसी का चेयरमैन बनाया, तो आखिर बवाल क्यों मच गया? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अरुण मिश्रा को आज यानी 2 जून को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष पद संभालने को कहा गया, जिसके बाद जस्टिस पीएम की अध्यक्षता के 5 सदस्यों की टीम ने इन्हें चुना था। राष्ट्रपति ने भी इस बात की यूं तो उन्हें मंजूरी दे दी थी, लेकिन उन 5 सदस्यों में से एकमात्र सदस्य जो विपक्ष थे, रिटायर्ड जस्टिस अरुण मिश्रा को मोदी सरकार ने एनएचआरसी का अध्यक्ष बनाया है। आखिर इस बात पर बवाल क्यों मच गया? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अरुण मिश्रा आज यानी 2 जून को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष पद संभालेंगे। जस्टिस ने पीएम मोदी की अध्यक्षता वाले 5 सदस्यों की टीम द्वारा चुना गया है। राष्ट्रपति ने भी इस बात को मंजूरी दे दी है, लेकिन एकमात्र विपक्ष के सदस्य जो इस 5 मेंबर्स की जो टीम थी, उसके एकमात्र विपक्ष के जो सदस्य थे, उसने अपने आप को इस फैसले से अलग कर लिया। अब सवाल यहाँ खड़ा होता है कि आखिर अरुण मिश्रा को अध्यक्ष बनाए जाने पर किस बात का बवाल है? तो आपको बता दें कि विपक्ष ने यह आरोप लगाया है कि उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष केवल इसलिए बनाया है क्योंकि उन्होंने मोदी की तारीफ कर दी थी। आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जस्टिस अरुण मिश्रा ने 1978 में एक वकील के तौर पर अपना करियर शुरू किया। वह 1998 से 1999 में सबसे कम उम्र में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन बन चुके। अक्टूबर 1999 वह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जज बने। उसके बाद राजस्थान और कोलकाता हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे। 7 जुलाई 2014 में उन्हें प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया। इस पद से वह 20 सितंबर 2020 को रिटायर हो गए। अब 31 मई 2021 को उन्हें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन चुना गया। जस्टिस मिश्रा को एनएचआरसी चीफ पद के लिए जिस कमेटी ने चुना, उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कमेटी के बाकी सदस्य थे गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला व राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे मल्लिकार्जुन खड़गे। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी में एकमात्र मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस फैसले से असहमति जताई। इस बारे में उन्होंने पीएम मोदी को 31 मई को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में लिखा, मैंने मीटिंग में अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार को लेकर चिंता जताई थी। मैंने प्रस्ताव रखा था कि इस वर्ग के व्यक्ति को एनएचआरसी का अध्यक्ष बनाया जाए या फिर सदस्यों के इस वर्ग को कम से कम एक व्यक्ति रखा जाए। चूंकि कमेटी में मेरी किसी भी सिफारिश को नहीं माना है, इसलिए मैं एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों के चुने जाने की कमेटी के फैसले पर असहमति व्यक्त करता हूँ। पीएम की तारीफ कर विवादों में आए थे जस्टिस मिश्रा। अरुण मिश्रा जब सुप्रीम कोर्ट में जज थे, तब उस समय विवादों में आ गए थे। तब उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। यह घटना फरवरी 2020 की है। एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था कि वो ऐसे हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा होती है, जो दूरदर्शी विश्व स्तर पर सोच सकते हैं और स्थानीय रूप से कार्य कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज द्वारा इस तरह के खुलेआम प्रधानमंत्री की तारीफ पर भी लोगों ने काफी सवाल उठाए थे। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एपी शाह ने भी इस पर हैरानी जताई थी। सोशल मीडिया पर अब बवाल शुरू हो गया जब जस्टिस अरुण मिश्रा के एनएचआरसी चेयरमैन बनाए जाने की खबर के साथ ही सोशल मीडिया पर बवाल शुरू हुआ तो लोग कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। निहारिका सिंह नाम की यूजर ने ट्वीट किया कि जस्टिस अरुण मिश्रा को महत्वपूर्ण पद से नवाजा गया है। अब वह नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन होंगे। वहीं एक और यूजर ने ट्वीट कर कहा कि एक जातिवाद जज अरुण मिश्रा को एनएचआरसी का मुखिया बना दिया गया। यह सरकार पूरी तरह से दबे कुचलों के खिलाफ है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी ट्वीट कर इस बात पर आपत्ति जताई है।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अरुण मिश्रा एनएचआरसी के प्रमुख होंगे। सभी अच्छी चीजें उनके साथ होती हैं जो इंतजार करते हैं, खासतौर पर उनके साथ जो अपने पद पर होते हुए पीएम मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित, दूरदर्शी, विश्व स्तर की सोच रखते हुए स्थानीय रूप से कार्य करने वाला बताएं। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 19। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर बूंदी से आ रही है, जहां आपको बता दें कि बूंदी में रेलवे ट्रैक पर बड़ा हादसा हो गया है। ट्रेन की चपेट में आने से युवक युवती की मौत हो गई है। देईखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। आपको बता दें कि प्रेम प्रसंग का ये मामला बताया जा रहा है। ट्रेन की चपेट में आने से हुई युवक युवती की मौत। राजस्थान में आज पूरे 46 दिन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार कोरोना के सेकेंड वेव को हराने के बाद आखिरकार राजस्थान सरकार ने अपने ओर से ये गाइडलाइन जारी कर दी है कि अनलॉक की प्रक्रिया किस प्रकार रहेगी, क्या कुछ छूट मिलेगी, कौन सी दुकानों को कितने समय तक के लिए खोला जाएगा और अभी भी किन तरह की सेवाओं के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर कितने समय के लिए, कितनी अवधि के लिए कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी और किनके ऊपर अभी तक प्रतिबंध लगा हुआ है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 46 दिन बाद आज से जयपुर में अनलॉक शुरू हो गया है। बाजारों को खुलने की अनुमति मिल गई है। 12 बजे तक राज्य के सभी कहीं भी आने जाने की छूट रहेगी। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जमकर बरसा। राज्य में सबसे ज्यादा केस जयपुर में आ रहे हैं। ऐसे में सरकार व प्रशासन शहर में अनलॉक को लेकर असमंजस में था, लेकिन सरकार से लगभग अनलॉक को हरी झंडी दे दी है। बुधवार से लगभग 46 दिन बाद राजधानी जयपुर फिर से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार खुले नजर आएंगे। प्रशासन ने जयपुर में अनलॉक के नियमों को भी थोड़ा सख्त रखा है। यहाँ बाजार खोलने की परमिशन तो मिली, लेकिन सुबह 6 बजे से 11 बजे तक की। मॉल्स और एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे, लेकिन नॉन एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें खुल सकेंगी। बुधवार से पिंक सिटी में एक बार रौनक लौटेगी। बाजार ग्राहकों से गुलजार होंगे। राज्य सरकार की गाइडलाइन के बाद जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने भी जयपुर जिले के लिए अनलॉक के आदेश जारी कर दिए हैं। खास बात यह है कि शुक्रवार दोपहर 12 बजे के बाद से मंगलवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। पता है जो आज ये इतने दिनों में लॉकडाउन खुला है, इसका असर क्या रहा और आगे क्या कहते हैं, ये कोरोना मरीज ना आए, इसके लिए आप क्या गाइडलाइंस का पालन करेंगे? हम लोग तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कि बिल्कुल सेफ्टी से रहें, बिल्कुल एकदम कस्टमर को दूर दूर रखें, कस्टमर को अच्छे से समझाएं, सबको सैनिटाइज करें। और आज थोड़ा रौनक हुई है मार्केट में अच्छी रौनक हुई है। ऐसे आने लगा है कस्टमर, धीरे धीरे आने लगा। लेकिन अब आप क्या चाहते हैं कि क्या कहते हैं, लॉकडाउन खुलना चाहिए पूरी तरह से? जो अभी टाइम जो दिया है का थोड़ा चेंज होना चाहिए। टाइम जैसे 10 से 5 होना चाहिए। इस तरह का थोड़ा गवर्नमेंट चेंज करे। नहीं, इतने दिनों बाद खुला है तो इसका क्या असर रहा बिजनेस पे? बिजनेस तो बिल्कुल ख़त्म ही है। इस समय बिजनेस है नहीं, सभी घर बैठे हुए थे। 1.5 महीने तक घर पे थे अपन लोग, उसका कोई बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। आप अपना शुभ नाम बताएं। दीपक, मेरा नाम दीपक है। वहीं केंद्र के बाद अब राज्य कर रहे हैं परीक्षाएं रद्द। आपको बता दें मध्य प्रदेश में बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा कर बताया, केंद्र पर सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द कर चुका है। कोरोना संक्रमण के चलते पीएम मोदी ने ये घोषणा की थी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं हूं मानसी और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, जहां पर वैक्सीनेशन की बर्बादी को लेकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने किए बड़े दावे। राजस्थान में कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान इसके डोज की बर्बादी के मुद्दे को लेकर सियासत पूरी तरह गरमाई हुई है। वैक्सीन की बर्बादी के मसले पर अब प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बड़ा दावा किया है। जी आपको बता दें, चिकित्सा मंत्री का कहना है कि प्रदेश के 8 जिलों में वैक्सीनेशन के दौरान वेस्टेज माइनस में रहा है। इन जिलों में वैक्सीनेशन का समुचित उपयोग कर एक भी डोज वेस्टेज नहीं होने दी गई, बल्कि एक वायल में मौजूद अधिकतम 11 डोज तक लगाई गई है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी वेस्टेज का प्रतिशत शून्य तक लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। चिकित्सा मंत्री का कहना है कि कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत वैक्सीनेशन की संख्या और न्यूनतम वेस्टेज की दृष्टि से राजस्थान देश की अग्रणी राज्यों में शामिल है।
प्रदेश में अब तक 1,68,00,000 से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोरोना वैक्सीन का 10% तक वेस्टेज स्वीकार किया जा सकता है। इस समय देश भर में वैक्सीन वेस्टेज का औसत 6% है। इसके मुकाबले में राजस्थान में वैक्सीन वेस्टेज 18 से 44 वर्ग में 0 और 45 से अधिक उम्र में 2% रहा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं हूं हिमांशी और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दौसा जिले से, जहां पर वैश्विक महामारी के चलते समाज सेवियों द्वारा मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया गया। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट में वैश्विक महामारी के चलते हुए समाज सेवियों ने गरीबों को मास्क व सैनिटाइज का वितरण किया है। लालसोट विकास मोर्चा अध्यक्ष शिवशंकर जोशी, एडवोकेट खेमचंद गुजर, मुनीम खान, शंकर महावर, लालसोट की ग्राम पंचायत चांदसेन पहुंच ग्रामीणों को मास्क व साबुन का वितरण किया। वैश्विक महामारी के चलते लालसोट विकास मोर्चा अध्यक्ष शिवशंकर जोशी ने लोगों से अपील करते हुए कोरोना गाइडलाइन की पालना करने का आह्वान भी किया है। तो वहीं दूसरी ओर समाज सेवी सोनू बिनोरी, सैनी समाज जिला अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद सैनी, उपाध्यक्ष पदम सैनी, फड़कल्या, सैनी जागृति संस्थान कमल दत्त रेशवाल सहित कई लोग वहां पे उपस्थित रहे और असहाय और गड़िया लोहार N95 मास्क और हैंड सैनिटाइजर का वितरण किया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं हूं हिमांशी। बुलेटिन्स की शुरुआत करेंगे उससे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में अल सुबह देखने को मिला मौसम का मिजाज। वहीं प्रदेश में कोचिंग लेने जा रही टेबल टेनिस प्लेयर के साथ दुष्कर्म। राजस्थान में कोरोना की संक्रमण दर 2 महीने में सबसे कम। आइए नजर डालते हैं खबरें विस्तार से। वहीं राजस्थान के जयपुर में सुबह से मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह से आंधी और बारिश की बौछारें शुरू हो गई थी। ये सिलसिला करीबन 1 घंटे तक चला। राजस्थान के जयपुर में बुधवार अल सुबह मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह 5:30 बजे से तेज आंधी चलने लगी। इसके करीब 1 घंटे बाद मौसम और बिगड़ गया। आसमान में काले बादल छा गए और इसके बाद बिजली की भारी गड़गड़ाहट के साथ करीब 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने लगी और फिर बारिश शुरू हो गई। तेज अंधड़ से कई इलाकों में मकानों की छत पर लगे टीन छप्पर उड़ गए। वहीं बता दें, महेश नगर इलाके में पेड़ गिर गया, इससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। बारिश का दौर करीब 20 मिनट चला। इसके बाद मौसम वापस सामान्य हो गया। जयपुर में मौसम के बदलने और अंधड़ व बारिश की वजह से व्यापारियों को भी खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। बता दें, राजधानी में सुबह 6 बजे से 11 बजे पिछले 21 दिनों से बाजार भी खुलने लगे हैं। व्यापारियों ने इसकी तैयारी कर रखी थी, लेकिन मौसम बदलने से वह समय पर दुकानों पर नहीं पहुंच सके। वहीं प्रदेश से खबर आ रही है कि टेबल टेनिस की प्लेयर के साथ दुष्कर्म हुआ। उसी के कोच ने उसके साथ दुष्कर्म किया। करीबन 1 महीने से उसके साथ ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन बदनामी के डर से वो चुप रही। वहीं प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह स्टेडियम में कोचिंग लेने जा रही 17 साल की टेबल टेनिस के साथ कोच द्वारा ही रेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पिछले कुछ महीनों से बदनामी के डर से चुप्पी साध रखी दुष्कर्म की शिकार पीड़िता ने परिजनों को आपबीती बताई। तब उसके पिता ने सोमवार देर रात जयपुर के ज्योति नगर थाने पहुंचकर कोच के खिलाफ दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने टेबल टेनिस कोच गुरांग को नामजद कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें, किशोरी 1 साल से SMS स्टेडियम में कोचिंग ले रही थी। जयपुर में दुष्कर्म करने के बाद टूर्नामेंट में खिलाने के बहाने कोच उसे जयपुर भी ले गया और वहां भी उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अपने परिवार को दास्तां बताते हुए कहा कि कोच उसे कहता था कि मैं बोलता हूं तुम नेशनल खेल लोगी। उसे कुछ समझ नहीं थी, इसके चलते वो कुछ बोल नहीं पाई। वहीं जानकारी के अनुसार आपको बता दें, पीड़िता जयपुर की रहने वाली है, वह टेबल टेनिस प्लेयर है। पिछले करीब 1 साल से SMS स्टेडियम में कोच गौरांग नलवाया के पास टेनिस की कोचिंग ले रही थी। पीड़िता के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी का कोच गौरांग ने अच्छी परफॉर्मेंस दिलवाने में मदद करने और टेनिस में आगे बढ़ाने का झांसा देकर नजदीकियां बढ़ाई। उसे झांसा देकर जयपुर में ही दुष्कर्म किया। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की दर 2 महीने में सबसे कम रही, जिसमें राजस्थान में कल 1002 केस देखने को मिले। 65 लोगों की मौत हो गई, 2% गिरावट। राजस्थान में कोरोना की संक्रमण दर और केस पिछले 2 महीने से कम आए हैं।
राज्य में नए संक्रमित केस 1102 मिले हैं, जबकि 65 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण की दर 2% से भी कम रही है। सिरोही, धौलपुर ऐसे जिले हैं जहां कोरोना का एक भी केस नहीं आया है। जी हां, राज्य में कोरोना के नए मरीजों की रफ्तार में तेजी से कमी आ रही है। पिछले 7 दिन की स्थिति देखें तो ये नए मरीजों की संख्या में 74% की कमी आई है। वहीं सोमवार की मुकाबले मंगलवार को संक्रमण की दर 5% तक कम आई है। राज्य में जिलेवार स्थिति देखें तो 33 में से केवल 3 ही जिलों में 100 से ऊपर केस आए हैं, जबकि 7 ऐसे जिले हैं जहां 10 से भी कम संक्रमित केस आए हैं। इसमें जालोर, बारा, करौली, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, जालोर और प्रतापगढ़ शामिल है। जयपुर की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा 233 केस मिले हैं, जबकि 12 लोगों की इस बीमारी में जान चली गई है। जयपुर के अलावा अलवर में 111 और उदयपुर में 107 नए केस मिले हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 19 पर। नमस्कार। वहीं दौसा जिले से खबर आ रही है। आप सभी को बता दूं कि राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा लालसोट ने किया है कोरोना फ्रंटलाइन पत्रकारों का सम्मान। साथ ही लालसोट के संस्कृत महाविद्यालय में पत्रकारों का सम्मान किया गया और मुख्य अतिथि रहे खादी बोर्ड पूर्व चेयरमैन दिनेश मिश्रा। साथ ही कार्यक्रम के पूर्व खादी बोर्ड चेयरमैन दिनेश मिश्रा ने कल्याण मिश्रा की प्रतिमा पर पुष्प माला भी चढ़ाई है। वहीं खादी बोर्ड के पूर्व चेयरमैन दिनेश मिश्रा ने पत्रकारों का आभार भी व्यक्त किया है। वैश्विक महामारी के चलते जान की परवाह किए बिना पत्रकारों ने अपना फर्ज निभाया है। पत्रकारों ने वैक्सीन के लिए अपनी कलम से लोगों को प्रेरित भी किया, तो दूसरी ओर पत्रकार समाज ही नहीं अपितु देश का आईना पूर्व खादी बोर्ड अध्यक्ष दिनेश मिश्रा। वहीं राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा लालसोट ने पत्रकारों को पुष्पमाला पहना करके स्वागत सम्मान किया है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा लालसोट जिला अध्यक्ष परीक्षित शर्मा ने पत्रकारों को मास्क, सैनिटाइज, कलम और डायरी भी भेंट की है। साथ ही साथ कोरोना काल में चौथे स्तंभ ने क्षेत्र में निभाई है सराहनीय भूमिका और ब्लॉक अध्यक्ष विमलेश शर्मा ने कहा। साथ ही लालसोट विधानसभा क्षेत्र के पत्रकार योगराज, कमलेश आशिका, कमलेश बैनाड़ा, कमलेश त्रिवेदी, महेश बिहारी, यशवंत जोशी, विशाल जोशी, राकेश शर्मा, महेश बोरा, मनोज जोशी, पूजा जोशी मौजूद रहे हैं। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा लालसोट के मंत्री नाथूलाल मीणा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गोविंद शर्मा, शिक्षक मुकेश पुरोहित, सुनील गुप्ता, श्रीकांत शर्मा भी उपस्थित रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 19 और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। हरियाणा की अब तक की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं। हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ स्थित ट्रायल कोर्ट को जल्द सुनवाई पूरी करने के आदेश दिए। हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज मामले में आरोपी बलविंदर कुमार शर्मा द्वारा विभागीय कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस जसवंत सिंह और जस्टिस चंद्र प्रकाश की खंडपीठ ने फैसले में कहा कि किसी भी विभाग से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो आपराधिक मामलों में सुनवाई अथवा ट्रायल पर पूरा इंतजार करते रहे। खंडपीठ ने कहा कि मौजूदा मामले में आरोपी बलविंदर कुमार शर्मा एक जुडिशियल ऑफिसर की शान बरकरार रखने में पूरी तरह से असफल रहे हैं। हिसार जिले के गांव सीसर में सीएम फ्लाइंग ने मंगलवार देर रात एक अवैध मेडिकल स्टोर पकड़ा। बताया जा रहा है कि गांव के अड्डे पर चला रहे इस मेडिकल स्टोर का संचालक कोई लाइसेंस या दूसरे दस्तावेज नहीं दिखा पाया। इसके बाद यहां से 35 तरह की दवाइयां सील की गई हैं। फिलहाल कानूनी कार्रवाई का क्रम जारी है। ठग कोरोना काल को अवसर में बदल रहे हैं। पानीपत में अलग अलग तरह की ठगी रोजाना मामले सामने आ रहे हैं। डेबिट कार्ड एक्सपायर होने के बाद टीचर ने नए डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई किया। बैंक ने पुराना डेबिट कार्ड भी जमा करा लिया। अकाउंट का डेबिट कार्ड न होने के बाद भी टीचर के अकाउंट से डेबिट कार्ड के माध्यम से 20,000 रुपए निकाल लिए गए। टीचर ने बैंक के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर पता लगाया कि उसके बैंक अकाउंट में 3 डेबिट कार्ड इशू हैं। टीचर ने तीनों डेबिट कार्ड ब्लॉक कराए। ठग के खिलाफ मतलौड़ा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया है। आंधी और बारिश के बाद बुधवार को भी पानीपत में मौसम सुहाना रहा। हालांकि सुबह के समय हवाएं शांत रही, लेकिन आसमान में आंशिक रूप से बुधवार को बादल छाने तथा बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। बुधवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यास तूफान और अरब खाड़ी पर बने हवाओं के चक्रवात के कारण सोमवार रात को आंधी और बारिश के बाद मंगलवार को भी दिन में रुक रुक कर बारिश होने के साथ साथ दिन भर तेज हवाएं चली, जिस कारण तापमान में गिरावट के साथ तपती गर्मी से राहत मिली।
छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई की देर रात हुई एक घटना ने 2 बार ओलंपिक मेडल विजेता सुशील कुमार की जिंदगी ही बदल कर रख दी। पहले अपराधियों की तरह गिरफ्तारी के डर से अलग अलग राज्यों में भागता रहा, उस पर भगोड़े का तमगा लग गया। बीते 9 दिन से क्राइम ब्रांच उसे रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। कानून जानकर बताते हैं कि सुशील कुमार के ऊपर जो आरोप है, यदि वे साबित हुए और कोर्ट ने उसे दोषी माना तो फिर उसकी पूरी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे कटनी तय है। अब यह पुलिस के ऊपर निर्भर करेगा कि वह केस में जांच किस तरह से सबूतों को इकट्ठा कर मजबूती से कोर्ट के समक्ष रख पाती है। आज के हरियाणा बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि लगातार हम अखबार की सुर्खियों के अंदर आप सभी को सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं से अवगत करवा रहे हैं कि इन परीक्षाओं को लेकर के लगातार मंथन चल रहा था और इस मंथन के ऊपर कल बड़ा फैसला सामने आ चुका है। आप सभी को बता दूं कि रोजाना सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाओं को लेकर के जो मंथन चल रहा था, वो मंथन का नतीजा यह निकला कि अब सीबीएसई 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं इसमें अभिभावकों की बहुत बड़ी जीत रही है, क्योंकि बहुत से अभिभावक इन परीक्षाओं के विरुद्ध थे और बहुत से अभिभावकों ने इन परीक्षाओं के विरुद्ध याचिका भी दायर कर रखी थी कि परीक्षाएं ना की जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों की सावधानी और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकार को यह फैसला लेना पड़ा और उन्हें ये परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। लेकिन परीक्षाएं तो रद्द कर दी गई हैं, लेकिन आखिर इन परीक्षाओं को रद्द करके बच्चों को प्रमोट किस प्रकार से किया जाएगा, मैं आप सभी को बताता हूँ। इन बच्चों को प्रमोट अब ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के चलते हुए अब इनके परिणाम दिए जाएंगे और उसी के आधार पर अगली कक्षा में इन्हें प्रमोट किया जाएगा। साथ ही साथ जो विद्यार्थी परीक्षा देना चाहेंगे उन्हें स्थिति में सुधार होने पर उनकी परीक्षाओं को भी करवाया जा सकता है। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बता दूं कि केंद्र ने तो सीबीएसई 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है, लेकिन अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो राज्य सरकार, इस पर भी अब बड़ा फैसला सुना सकती है, क्योंकि केंद्र की सरकार ने इस पर बड़ा फैसला सुना दिया है और अब राजस्थान सरकार भी इस पर फैसला सुना सकती है और वह भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर सकती है। इसी को लेकर के आज एक बैठक भी की जाएगी और उस बैठक के अंदर सभी मंत्रीगण मौजूद होंगे। हालांकि मंत्रीगणों का कहना तो यह है कि परीक्षाओं को करवाया जाए, लेकिन ये कोरोना स्थिति ऐसी है और इस कोरोना स्थिति के कारण किसी भी बच्चे का भविष्य रिस्क में नहीं डाला जा सकता, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फैसला सुना सकते हैं। साथ ही एक खबर की ओर और रुख करते हैं, जिसमें आप सभी को बता दूं कि राज्य में कोरोना के जो केस है वो दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं, लेकिन अभी जो मॉडिफाइड लॉकडाउन लगाया गया है वो मॉडिफाइड लॉकडाउन के अंदर आप सभी को बता दूं आज से लागू है और इसके चलते हुए 11 बजे तक सभी मार्केट को खोला जाएगा। साथ ही साथ राज्य में कोरोना संक्रमण दर अब 10% से नीचे भी आ गई है और वहीं हम अगर बात करें तो शुक्रवार 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू भी जारी रहेगा, जिसमें सभी चीजों को बंद रखा गया है और कुछ चीजों को खोलने का प्रावधान भी किया गया है। चलिए अब एक कोरोना आंकड़े की ओर नजर डालते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि कोरोना के आंकड़ों में बड़ा फेरबदल हो रहा है। राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें तो राजस्थान में लगातार कोरोना के केस कम होते हुए नजर आ रहे हैं और पिछले 24 घंटे का जो रिकॉर्ड था वो 24 घंटे के रिकॉर्ड के अनुसार 1002 कोरोना के संक्रमित मामले सामने आए हैं। साथ ही साथ सोमवार की तुलना में 30,000 जांचें भी अधिक की गई थी। कुल मिलाकर के 51,671 जांचें की गई, जिसमें से 1,002 संक्रमित ही सामने आते हुए नजर आए हैं। वहीं 65 लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन हम राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर कोरोना के केस कम हो गए हैं और अब जयपुर में पहले 401, 501, 601 से पार केस आ रहे थे, लेकिन अब कल की बात करें तो कल 233 ही कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। और साथ ही साथ
अलवर की बात करें तो अलवर के अंदर 111 कोरोना के मामले सामने आए और वहीं उदयपुर के अंदर 107 कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ अखबार की सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। 12 जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। 12 में राजकीय आयुर्वेद चल चिकित्सा इकाई में लगभग 1.5 माह से ताला लटका हुआ नजर आ रहा है। यहाँ के चिकित्सक को दूसरी जगह लगा देने से आयुर्वेद चल चिकित्सा के ताला लटका हुआ है। वहीं साथ ही साथ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चिकित्सा नहीं खुलने के कारण मरीज काफ़ी परेशान हो रहे हैं, साथ ही जिसके कारण समय पर इलाज भी नहीं हो पा रहा। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। बाजारों के साथ ही मौसम भी अब अनलॉक होता हुआ नजर आ रहा है। हवा के साथ बारिश का दौर शुरू हो चुका है तो नौतपे में गर्मी से राहत मिली है। बाजारों में अनलॉक से व्यापारियों के खिले चेहरे तो दूसरी तरफ मौसम के अनलॉक होने से किसानों के भी चेहरे खिल चुके हैं। मौसम तो खुशनुमा है ही, लेकिन लॉकडाउन के बाद बाजारों में रौनक अब लौट चुकी है। मौसम भी खुशनुमा हो चुका है, रौनक भी लौट चुकी है। तो वहीं लालसोट, रामगढ़, पचवारा, मंडावरी में हवा के साथ हल्की बारिश का दौर भी जारी है और एक साथ बाजार खुलने से लोगों की भीड़ कहीं दोबारा से कोरोना को न्योता ना दे दे, इसलिए आप सभी सावधान हो जाइए। मंडावरी में थानाधिकारी रामपाल मीणा मैं जापते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना में भी अलर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। चाइना में सबसे पहले कोरोना वायरस का कहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा सारी दुनिया में। वहीं एक और संक्रमित बीमारी की घोषणा कर दी है। जी आपको बता दें कि चाइना ने इस बात की पुष्टि की है कि H10N3 इन्फ्लुएंजा वायरस ने एक व्यक्ति को संक्रमित किया है। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या है ये H10N3 वायरस और कितना ये हानिकारक है हमारे लिए और किस प्रकार से ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने 1 जून को बताया कि बर्ड फ्लू के H10N3 स्ट्रेन से इंसानों में इन्फेक्शन का पहला मामला देश के पूर्वी जियांगसू प्रदेश में दर्ज किया गया है। चीन की सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेनियांग शहर में 41 साल का एक पुरुष इसका शिकार बना है, लेकिन फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है, जिससे जल्द ही अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जा सकता है। चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस वायरस के संक्रमण से ज्यादा चिंता न करने का दावा किया है। उनका कहना है कि यह मुर्गी से इंसानों में पहुंचने का एक छिटपुट वायरस संक्रमण था। इससे महामारी पैदा होने का खतरा ना के बराबर है। बर्ड फ्लू मुख्य रूप से पक्षियों और मुर्गियों में फैलने वाली बीमारी है। इस वायरस के H10N3 रूप में कम गंभीर संक्रमण बीमारी की श्रेणी में रखा गया है। भारत में भी बर्ड फ्लू के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। यहाँ H5N1 स्ट्रेन ज्यादा दिखता है। इसी साल जनवरी में हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला और राजस्थान में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। भारत में 2006, 2012 और 2015 में भी बर्ड फ्लू के बहुत मामले सामने आए थे। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी H5N1 भले ही मूल रूप से पक्षियों में फैलने वाली बीमारी है, लेकिन कभी कभार ये पक्षियों से इंसान में भी हो जाती है। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। अब तक की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। संभाग के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में प्रशासन अलर्ट। ब्लैक फंगस को लेकर बढ़ाई जा रही व्यवस्था। बी और सी वार्ड को भी फंगल इन्फेक्शन के लिए किया गया तैयार। लगातार बढ़ते मामलों के चलते बढ़ाई गई चुनौतियां। हॉस्पिटल में बच्चों को लेकर 150 बेड की व्यवस्था की गई। 15 दिन के बाद ब्लैक फंगस के ग्राफ में गिरावट जताई जा रही है। उम्मीद है डॉक्टर परमिंदर सिरोही हालतों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जेल में कैदियों की भूख हड़ताल का मामला। हड़ताल पर बैठे कैदियों की बिगड़ी तबीयत। देर रात करीब 17 कैदियों को भेजा गया MCH। इस दौरान जेल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई। बिना पुलिस प्रशासन को सूचित किए टोंग MCH रेफर किए गए कैदी। कुल्हाड़ी के हमले का शिकार हुए 8 महीने की मासूम की मौत। आरोपी पति पिंटू ने अपनी पत्नी की कल की थी नृशंस हत्या। कुल्हाड़ी से हत्या का शव को गली के तिराहे पर घसीटा था। रामपुरा थाना इलाके की यह घटना।
राजधानी में टीके की किल्लत होगी खत्म। राजधानी में 33 निजी अस्पतालों में अब लगेंगे वैक्सीन। बेड कैटेगरी में लगाई जा सकेगी इन अस्पतालों में वैक्सीन। अस्पतालों के आग्रह पर चिकित्सा विभाग ने दी मंजूरी। अस्पताल सीधे कंपनियों से खरीद लाएंगे जनता को वैक्सीन। ग्लोबल अलर्ट, मोनी लेक, बंसल हॉस्पिटल, महाराजा अग्रसेन, इंपीरियल ज्योति नर्सिंग होम, चिरायु हॉस्पिटल, दीप हॉस्पिटल, RN मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, मैक्सवेल हॉस्पिटल समेत कई अन्य हॉस्पिटल में लगाई जा सकेगी कोरोना की वैक्सीन। नाकाबंदी में तैनात पुलिसकर्मी को बाइक सवार युवक ने मारी टक्कर। नाकाबंदी तोड़कर भागने का प्रयास कर रहा था बाइक सवार युवक। इस दौरान हेड कांस्टेबल ज्ञान सिंह ने किया युवक को रोकने का प्रयास तो युवक ने टक्कर मार दी। टक्कर के चलते हेड कांस्टेबल ज्ञान सिंह को चोट भी आई तो नाकाबंदी पर तैनात अन्य पुलिसकर्मी ने धर दबोचा युवक को। मोती डूंगरी थाना इलाके की 20 दुकान की ये घटना बताई जा रही है। जोधपुर में रहने वाले व्यक्ति कृष्ण कुमार के खाते में साइबर ठगों ने सेंध लगाई और उनकी 60 लाख की FD तक पहुंच गए। ठगी की शुरुआत एक मैसेज के माध्यम से हुई। इसमें लिखा था कि उनके फोन की सिम बंद होने वाली है, इसे चालू रखने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए FDR को सिक्योर कर लिया। मई और जून के महीने में गर्मी से राहत दिला रहा इस बार पश्चिमी विक्षोभ और तूफानों के असर के चलते बारिश में तड़का लगा रही है गर्मी। आज सुबह से ही राजधानी में आसमान में काले बादल छाए जिसकी वजह से गर्मी से मिली निजात। जयपुर विकास प्राधिकरण ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जोन 13 के पास एक निर्माणाधीन अवैध व्यावसायिक दुकान को ध्वस्त कर दिया। दरअसल JDA ने जहां गांधी दर्शन संग्रहालय और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एवं सोशल साइंस के निर्माण के लिए 100 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। वही खबर आ रही है गड्ढा रोड से, जहां पर थाना अधिकारियों ने लॉकडाउन की पालना करने के लिए निर्देश दिए। राजस्थान के सीमावर्ती जिला बाड़मेर में उपखंड गडरा रोड थाना क्षेत्र में जिला पुलिस अधीक्षक एवं उपखंड मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार मॉडिफाइड लॉकडाउन के नियमों की पालना के लिए गडरा रोड थाना अधिकारी ओम प्रकाश जांगू द्वारा CLG बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में CLG सदस्यों सहित व्यापार मंडल तथा ग्रामीण भी उपस्थित रहे हैं। थाना अधिकारी ओम प्रकाश जांगू में बैठक में मॉडिफाइड लॉकडाउन में 11 बजे तक सारी दुकानें खोलने के राज्य सरकार द्वारा निर्देश जारी कर दिए। दुकानों में सोशल डिस्टेंस बनाकर मास्क लगाना अनिवार्य है तो जिसकी पालना के लिए भी अपील की है। वही सदर बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग बिना मास्क के लोग नियम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान में आज पूरे 46 दिन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार कोरोना के सेकेंड वेव को हराने के बाद आखिरकार राजस्थान सरकार ने अपने ओर से ये गाइडलाइन जारी कर दी है कि अनलॉक की प्रक्रिया किस प्रकार रहेगी, क्या कुछ छूट मिलेगी, कौन सी दुकानों को कितने समय तक के लिए खोला जाएगा और अभी भी किन तरह की सेवाओं के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर कितने समय के लिए, कितनी अवधि के लिए कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी और किनके ऊपर अभी तक प्रतिबंध लगा हुआ है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 46 दिन बाद आज से जयपुर में अनलॉक शुरू हो गया है। बाजारों को खुलने की अनुमति मिल गई है। 12 बजे तक राज्य के सभी कहीं भी आने जाने की छूट रहेगी। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जमकर बरसा। राज्य में सबसे ज्यादा केस जयपुर में आ रहे हैं। ऐसे में सरकार व प्रशासन शहर में अनलॉक को लेकर असमंजस में था, लेकिन सरकार से लगभग अनलॉक को हरी झंडी दे दी है। बुधवार से लगभग 46 दिन बाद राजधानी जयपुर फिर से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार खुले नजर आएंगे। प्रशासन ने जयपुर में अनलॉक के नियमों को भी थोड़ा सख्त रखा है। यहाँ बाजार खोलने की परमिशन तो मिली, लेकिन सुबह 6 बजे से 11 बजे तक की। मॉल्स और AC शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे, लेकिन नॉन AC शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें खुल सकेंगी। बुधवार से पिंक सिटी में एक बार रौनक लौटेगी। बाजार ग्राहकों से गुलजार होंगे। राज्य सरकार की गाइडलाइन के बाद जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने भी जयपुर जिले के लिए अनलॉक के आदेश जारी कर दिए हैं। खास बात यह है कि शुक्रवार दोपहर 12 बजे के बाद से मंगलवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। पता है जो आज ये इतने दिनों में लॉकडाउन खुला है, इसका असर क्या रहा और आगे क्या कहते हैं ये कोरोना मरीज ना आए, इसके लिए आप क्या गाइडलाइंस का पालन करेंगे? हम लोग तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कि बिल्कुल सेफ्टी से रहें, बिल्कुल एकदम कस्टमर को दूर रखें, कस्टमर को अच्छे से समझाएं, सबको सैनिटाइज करें।
और आज थोड़ा रौनक हुई है मार्केट में अच्छी रौनक हुई है। ऐसे आने लगा है कस्टमर धीरे धीरे आने लगा। लेकिन अब आप क्या चाहते हैं कि क्या कहते हैं लॉकडाउन खुलना चाहिए पूरी तरह से, जो अभी टाइम जो दिया है का थोड़ा चेंज होना चाहिए। टाइम जैसे 10 से 5 होना चाहिए, इस तरह का थोड़ा गवर्नमेंट चेंज करे। नहीं, इतने दिनों बाद खुला है तो इसका क्या असर रहा बिजनेस पे? बिजनेस तो बिल्कुल ख़त्म ही है इस समय, बिजनेस है नहीं, सभी घर बैठे हुए थे 1.5 महीने तक घर पे ही थे अपन लोग, उसका कोई बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। आप अपना शुभ नाम बताएं। दीपक, मेरा नाम दीपक है। Hello and welcome to News 19. Let's have a quick look on big news so far. Lalu Prasad has been posting a series of photographs of primary health centers in Sitamarhi, Shekhpura, Kaimur and Madhubani to name a few, alleging their neglect during CM Nitish Kumar's tenure and has turned their eyes either to buffalo shelter or unstable locked properties. Rashtriya Janata Dal United Chief Lalu Prasad Yadav has made his presence in Bihar politics felt with continuous attack on Chief Minister Nitish Kumar's handling of the COVID-19 pandemic and the poor state of healthcare system. Since his release on bail is fooder scam cases in April this year, on Tuesday Prasad posted pictures of one dilapidated building belonging into the referral hospital in Saharsa district, which he claimed what is the shambles like thousands of other primary health centers in state. The referral hospital in Saharsa, built at cost of 14 crores, was inaugurated by me as Chief Minister in 1995 to provide health care to lakhs of people living on the both sides of East and West Kosi. But it was ruined like thousands of other primary health care by one person who is narrow and negative minded. Haris Khan was arrested on Tuesday after the NCB team led by his journal director Sameer Wankhede conducted raids at various local and suburban Andheri, Lokhandwala and Bandra. The NCB said Narcotics Control Bureau has arrested drug peddler Haris Khan over his alleged links with gangster and drug peddler Parvez Khan, alias Chinku Pathan, and associated with fugitive underworld don Dawood Ibrahim. An NCB official said on Wednesday, the NCB will also conduct an investigation to Khan's role in drug case linked to Bollywood actor Sushant Singh Rajput's death last year. Bihar Social Welfare Department used to give ₹1,000 to the families of maintenance of children under the foster care. Now, Chief Minister Nitish Kumar has announced ₹1,500 for children under foster care. Bihar government's Parvarish scheme meant to secure foster care and home for across children's orphaned by COVID-19 pandemic is showing promising result, with several parents coming forward and a family in Muzaffarpur being handed over the first such child. Gonda Police Chief Santosh Kumar Mishra said the blast occurred at Tatheka Purva locality where Wazirganj police station limits at around 11 pm on Tuesday. 7 persons including 3 children aged between 5 and 12 years were killed while 7 others were seriously injured in the double-story building collapse triggered by the mysterious blast in the Uttar Pradesh Gonda district late on Tuesday night. Senior police officials said on Wednesday initial police investigation suggested the building collapsed after a LPG gas cylinder exploded in the house, but further probe in the ascertain the exact cause. Chief Minister Yogi Adityanath expressed his grief over the deaths and directed officials to ensure best possible treatment for the injured and help the family of the deceased. In a video sent to BJP workers, Wrinkle Khera's brother Mani accused Sunny alleged that the police have spared councillor Gurdeep Singh Netu due to his political connections. Wanted by Ludhiana police in 3-year-old murder of Bharatiya Janata Party supporter Jagdeep Singh alias Wrinkle Khera proclaimed offered Sunny Naik appeared on social networking sites with a confession video and claimed that he executed the killing at behest of Congress councillor Gurdeep Singh Netu and his 2 sons. The charge was rubbished by Nita, who said that the special investigation team had already given him a clean chit. In a video sent to Wrinkle's brother Mani, Sunny alleged that the police has spared Netu due to the political connections. Sunny said he is ready to become a witness in the case. Mani said he will meet Director General of the Police Dinkar Gupta and Ludhiana Police Commissioner Rakesh Agarwal and demand arrest of Netu. That's all for today. For further updates, stay tuned with News 19. नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। रिटायर्ड जस्टिस अरुण मिश्रा को मोदी सरकार ने एनएचआरसी का चेयरमैन बनाया, तो आखिर बवाल क्यों मच गया? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अरुण मिश्रा को आज यानी 2 जून को
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष पद संभालने को कहा गया, जिसके बाद जस्टिस पीएम की अध्यक्षता के 5 सदस्यों की टीम ने इन्हें चुना था। राष्ट्रपति ने भी इस बात की यूं तो उन्हें मंजूरी दे दी थी, लेकिन उन 5 सदस्यों में से एकमात्र सदस्य जो विपक्ष थे, रिटायर्ड जस्टिस अरुण मिश्रा को मोदी सरकार ने एनएचआरसी का अध्यक्ष बनाया है। आखिर इस बात पर बवाल क्यों मच गया? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अरुण मिश्रा आज यानी 2 जून को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष पद संभालेंगे। जस्टिस ने पीएम मोदी की अध्यक्षता वाले 5 सदस्यों की टीम द्वारा चुना गया है। राष्ट्रपति ने भी इस बात को मंजूरी दे दी है, लेकिन एकमात्र विपक्ष के सदस्य जो इस 5 मेंबर्स की जो टीम थी, उसके एकमात्र विपक्ष के जो सदस्य थे, उसने अपने आप को इस फैसले से अलग कर लिया। अब सवाल यहाँ खड़ा होता है कि आखिर अरुण मिश्रा को अध्यक्ष बनाए जाने पर किस बात का बवाल है। तो आपको बता दें कि विपक्ष ने यह आरोप लगाया है कि उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष केवल इसलिए बनाया है क्योंकि उन्होंने मोदी की तारीफ कर दी थी। आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जस्टिस अरुण मिश्रा ने 1978 में एक वकील के तौर पर अपना करियर शुरू किया। वह 1998 से 1999 में सबसे कम उम्र में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन बन चुके। अक्टूबर 1999 वह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जज बने। उसके बाद राजस्थान और कोलकाता हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे। 7 जुलाई 2014 में उन्हें प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया। इस पद से वह 20 सितंबर 2020 को रिटायर हो गए। अब 31 मई 2021 को उन्हें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन चुना गया। जस्टिस मिश्रा को एनएचआरसी चीफ पद के लिए जिस कमेटी ने चुना, उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कमेटी के बाकी सदस्य थे गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला व राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे मल्लिकार्जुन खड़गे। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी में एकमात्र मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस फैसले से असहमति जताई। इस बारे में उन्होंने पीएम मोदी को 31 मई को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में लिखा, मैंने मीटिंग में अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार को लेकर चिंता जताई थी। मैंने प्रस्ताव रखा था कि इस वर्ग के व्यक्ति को एनएचआरसी का अध्यक्ष बनाया जाए या फिर सदस्यों के इस वर्ग को कम से कम एक व्यक्ति रखा जाए। चूंकि कमेटी में मेरी किसी भी सिफारिश को नहीं माना है, इसलिए मैं एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों के चुने जाने की कमेटी के फैसले पर असहमति व्यक्त करता हूँ। पीएम की तारीफ कर विवादों में आए थे जस्टिस मिश्रा। अरुण मिश्रा जब सुप्रीम कोर्ट में जज थे, तब उस समय विवादों में आ गए थे। तब उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। यह घटना फरवरी 2020 की है। एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था कि वो ऐसे हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा होती है, जो दूरदर्शी विश्व स्तर पर सोच सकते हैं और स्थानीय रूप से कार्य कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज द्वारा इस तरह के खुलेआम प्रधानमंत्री की तारीफ पर भी लोगों ने काफी सवाल उठाए थे। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एपी शाह ने भी इस पर हैरानी जताई थी। सोशल मीडिया पर अब बवाल शुरू हो गया जब जस्टिस अरुण मिश्रा के एनएचआरसी चेयरमैन बनाए जाने की खबर के साथ ही सोशल मीडिया पर बवाल शुरू हुआ तो लोग कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। निहारिका सिंह नाम की यूजर ने ट्वीट किया कि जस्टिस अरुण मिश्रा को महत्वपूर्ण पद से नवाजा गया है। अब वह नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन होंगे। वहीं एक और यूजर ने ट्वीट कर कहा कि एक जातिवाद जज अरुण मिश्रा को एनएचआरसी का मुखिया बना दिया गया। यह सरकार पूरी तरह से दबे कुचलों के खिलाफ है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी ट्वीट कर इस बात पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अरुण मिश्रा एनएचआरसी के प्रमुख होंगे। सभी अच्छी चीजें उनके साथ होती हैं जो इंतजार करते हैं, खासतौर पर उनके साथ जो अपने पद पर होते हुए पीएम मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित, दूरदर्शी, विश्व स्तर की सोच रखते हुए स्थानीय रूप से कार्य करने वाला बताए। वही खबर आ रही है गडरा रोड से, जहां पर थाना अधिकारियों ने लॉकडाउन की पालना करने के लिए निर्देश दिए। राजस्थान के सीमावर्ती जिला बाड़मेर में उपखंड गडरा रोड थाना क्षेत्र में जिला पुलिस अधीक्षक एवं उपखंड मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार मॉडिफाइड लॉकडाउन के नियमों की पालना के लिए गडरा रोड थाना अधिकारी ओम प्रकाश जांगू द्वारा सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में सीएलजी सदस्यों सहित व्यापार मंडल तथा ग्रामीण भी उपस्थित रहे हैं। थानाधिकारी ओम प्रकाश जांगू में बैठक में मॉडिफाइड लॉकडाउन में 11 बजे तक सारी दुकानें खोलने के राज्य सरकार द्वारा निर्देश जारी कर दिए। दुकानों में सोशल डिस्टेंस बनाकर मास्क लगाना अनिवार्य है, तो जिसकी पालना के लिए भी अपील की है। वही सदर बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग बिना मास्क के लोग नियम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो आ रही है सोजत से। आप सभी को बता दूं, सोजत के अंदर अभी लगातार कोरोना महामारी के चलते हुए बच्चों का भविष्य अंधकार में मिल रहा था, लेकिन इसी बीच एक नई पहल एक बच्चे के द्वारा देखने को मिली है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि बच्चे ने घर पर ही बैठ करके अपने खाली समय और बेकार सामग्री का प्रयोग करके एक ऐसा मॉडल बनाया है जो आप सभी को आकर्षित कर देगा। आप सभी को बता दूं कि लॉकडाउन में घर बैठे हुए नई तकनीक से डीजल इंजन मॉडल को बनाया गया है। क्या है इसकी खासियत और इस इंजन को बनाने में क्या क्या चीजों की आवश्यकता लगी है और इससे क्या उपयोग हो सकता है, वो सभी जानते हैं उस छात्र से। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप तिवारी, सन ऑफ जगदीश प्रसाद, एक्स रेलवे गार्ड। उनके मार्गदर्शन पे मैंने एक लोकोमोटिव तैयार किया है जिसका नाम है WDP4। यह एक डीजल लोकोमोटिव है जिसमें मैंने कुछ घर के आइटम से, वेस्ट आइटम से ही कुछ बनाया है। इसमें LED लाइट का प्रयोग किया है। इसमें गाड़ी जब अप में चलती है तब इसमें आगे हेडलाइट, पीछे मार्कर लाइट का प्रयोग किया जाता है। जब गाड़ी डाउन में चलती है तब आगे हेडलाइट और पीछे मार्कर लाइट का प्रयोग किया जाता है। यह एक नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे डीजल लोकोमोटिव है जिसमें नीचे सैंड बॉक्सेस लगाए गए। जब बारिश होती है तब इनका प्रयोग किया जाता है और टायर के नीचे मिट्टी गिराकर आगे इंजन को आगे बढ़ाया जाता है। यहाँ पे MR टैंक है जिसमें गाड़ी को प्रेशर देके ब्रेकिंग सिस्टम लगाया गया है इंजन में। इसके अंदर कुछ मोटर्स भी है जब आगे इंजन को गर्म भी करती है, लेकिन उसके कारण ही यहाँ पे ऊपर फैन लगाए गए हैं जो कि गर्म हवा को बाहर निकालने का काम करते हैं। इसमें आगे फ्लैशर लाइट भी है जो कि इंजन जब तकनीकी खराबी के कारण रुक जाता है या पावर फेल हो जाता है तब इसका प्रयोग करके आने वाली आगे और पीछे डाउन अप में गाड़ी को रोका जा सके और इंजन के पैसेंजर लोगों को बचाया जा सके या माल को बचाया जा सके। और यहाँ पे ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली का यूज किया गया है जिसमें है रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन, ऑरेंज, डबल येलो और ग्रीन लाइट। यह है ऑटोमेटिक प्रणाली है जो कि इंडियन रेलवे अभी इसमें प्रयोग में लाई जा रही है और अंदर कैबिन लाइट भी लगाई गई है। मैंने समय का सदुपयोग किया है और घर पर रहे, सुरक्षित रहे और मास्क को लगाए रखे। थैंक यू। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो आ रही है दौसा जिले से। आप सभी को बता दूं, दौसा जिले के अंदर भांडारेज में CSC में MRS की बैठक संपन्न हुई है। साथ ही साथ हॉस्पिटल की कार्य योजना के बारे में प्रस्ताव भी रखे गए हैं। तो आइए जानते हैं क्या क्या प्रस्ताव रखे गए। दौसा जिले की भांडारेज CSC में MRS की बैठक संपन्न हुई है जिसमें हॉस्पिटल की कार्य योजना के बारे में कई प्रस्ताव भी रखे गए हैं। बैठक में CMHO डॉक्टर मनीष चौधरी, CSC इंचार्ज डॉक्टर अंजना भार्गव, कोविड इंचार्ज डॉक्टर अजय सोनी, डॉक्टर अविनाश, डॉक्टर महेश गुजर, डॉक्टर किशन, नर्सिंग ऑफिसर मोहर सिंह, राज बहादुर, पिंटू संतरा, धीरज बैसला सहित कई लोग, समस्त स्टाफ और वहां पर कई लोग उपस्थित रहे। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर बूंदी से आ रही है, जहां आपको बता दें कि बूंदी में रेलवे ट्रैक पर बड़ा हादसा हो गया है। ट्रेन की चपेट में आने से युवक युवती की मौत हो गई है। देईखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। आपको बता दें कि प्रेम प्रसंग का ये मामला बताया जा रहा है। ट्रेन की चपेट में आने से हुई युवक युवती की मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलिस सेक्शन आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। दिल्ली में तेजी से घटते कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों के बाद अब दिल्ली सेफ जोन में जा चुकी है। अब हर रोज कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार नीचे का रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है। लेकिन बीते 1.5 माह के दौरान कोरोना ने जो तांडव दिल्ली में मचाया है उससे करीब 13,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 1 जून तक
24,299 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। देश में कोरोना संक्रमितों की दूसरी लहर के कमजोर होने और तीसरी लहर की आशंका के बीच विदेशी कंपनियों के लिए भारत में वैक्सीन लॉन्च करना आसान हो गया है। अब विदेशी कंपनियों को कई शर्तों से छूट मिल गई है। जानकारी के अनुसार ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने विदेशी कंपनियों के लिए भारत में वैक्सीन लॉन्च से पहले जरूरी ब्रीजिंग ट्रायल को समाप्त कर दिया। समाज में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें चौंकाती हैं, लेकिन पुलिस पूरी कोशिश करके इन्हें अंजाम देने वाले अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफल हुई होती है। ऐसी एक घटना बेंगलोर में सामने आई है। यहाँ पुलिस ने अस्पताल से बच्चा चुराने वाली एक महिला को गिरफ्तार करने के लिए 800 संदिग्धों की सूची बनाई और पूछताछ की। साथ ही 3,500 मोबाइल नंबरों की जांच की। इसके अलावा भी कई कदम ऐसे उठाए गए और अंत में पुलिस को सफलता हाथ लग ही गई। एक बार फिर से ग्राम पंचायत चुनावों की तैयारी हो रही है। 3 दिन बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ग्राम पंचायत की 47 सीट को लेकर दोबारा से वोटिंग भी होगी। यह सभी 47 सीट गौतम बुद्ध नगर की हैं और इस जिले में कुल 88 सीट पर चुनाव हुए थे, लेकिन 47 सीट ऐसी हैं जहां 2/3 बहुमत न होने के कारण दोबारा से चुनाव कराने पड़ रहे हैं। टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज किरण मौर्य ने MS धोनी के भारतीय टीम में शामिल होने की कहानी सुनाई है। इंटरनेशनल डेब्यू करने से पहले ही धोनी घरेलू क्रिकेट में तहलका मचा चुके थे। इसके बावजूद धोनी को भारतीय टीम में शामिल होने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। पूर्व चीफ सेलेक्टर रहे किरण मौर्य ने दावा भी किया है कि उन्होंने ही धोनी की खोज की। साथ ही धोनी को टीम में शामिल करने के लिए 10 दिन तक मौर्य भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को मनाते रहे। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखते रहिए हमारे साथ। नमस्कार।